स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके 4 पॉइंट्स हैं, मतलब 4 पार्ट्स हैं आपके, क ख ग और घ। इसके लिए आपको 2 नंबर, यहाँ आप देख रहे हैं 2 नंबर हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड का फर्स्ट वाला यानी क वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। नॉन स्टाइकियोमेट्री ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्ज़ाम में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में ऐसे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं इस चैप्टर से, या ये खुद आपका ये जो आपका है नॉन स्टाइकियोमेट्री क्वेश्चन आता रहता है। तो आप देखिए, जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात अर्थात क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है, तो इस दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। यह प्रायः धातु आयनों की अधिकता, अधातु आयनों की अधिकता रहने के कारण होती है। देखिए, कोई भी आपके पास, जब कोई आपके पास क्रिस्टल है, कोई भी धातु क्रिस्टल आपके पास या कोई क्रिस्टल है आपके पास, तो उसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में जो अधिकता होती है धातु आयनों में या अधातु आयनों में, उसी को आप नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपका ये बना हुआ है ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन आ गया है एक, यानी कि ये इसमें क्या आ गया, इस सिमेट्री में, या आप कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का एक दोष आ गया। तो इसी दोष को हम क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि देखिए। तो देखिए हैबर विधि द्वारा भी अमोनिया का जो निर्माण है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए क्या है कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 2 के अनुपात में मिलाकर 200 एटमॉस्फेयर दाब और 450 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर कंप्रेस पंप की सहायता, कंप्रेस पंप देख रहे हैं आपका यहाँ पे, ये कंप्रेस पंप है आपका। जो आपका दाब होगा वो कितना होगा, 200 एटीएम होगा, और जो आपका टेम्परेचर होगा वो 450 से 500 टेम्परेचर आपका रहेगा। और इसे आप यहाँ क्या करेंगे, कंप्रेसर पंप में, यहाँ देख रहे हैं आप, जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो किस संबंध में है, एक संबंधित 3 के अनुपात में लिया गया है। इसको आप इसमें डालेंगे। फिर उत्प्रेरक कक्ष आप देख रहे हैं यहाँ आपका क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष में ही आपका यहाँ आप देख रहे हैं Fe उत्प्रेरक प्लस आपका क्या है, मॉलिब्डेनम आपका क्या है, वर्धक है। तो इस कक्ष में आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अभिक्रिया कराते देख रहे हैं। यहाँ से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल रहे हैं, फिर ये जा करके इसमें कहाँ उत्प्रेरक कक्ष में जा रहा है। उत्प्रेरक कक्ष में Fe और आपका मॉलिब्डेनम प्रेजेंस है, और इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें जब आपका अभिक्रिया हो रही है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अभिक्रिया से 10 से 5% क्या मिलता है आपका, अमोनिया गैस मिलता है। कितना मिलता है, 10 से 5% अमोनिया गैस आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार अमोनिया आयुक्त नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। संघनित्र में ये आपका क्या है, संघनित्र। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका 10 से 5% अमोनिया प्राप्त हो रही है गैस, इसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं, संघनित्र में लेके जा रहे हैं। तो संघनित्र में प्रवाहित करने से अमोनिया आपका क्या होता है, द्रवित हो जाता है। अमोनिया आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे द्रवित हो जाता है, और असंयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपका होता है सर्कुलेशन पंप में, आप यहाँ पर के ये आपका देख रहे हैं सर्कुलेशन पंप, यहाँ से आपका देख रहे हैं यहाँ आप कहाँ जा रहा है, सर्कुलेशन पंप में, पंप के द्वारा इसे पुनः आप क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं।
फिर से आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से ये जा कर के फिर से यहाँ उत्प्रेरक कक्ष से जुड़ा हुआ है, उत्प्रेरक कक्ष में इसे आप फिर से भेज दिए जाते हैं और इस प्रकार यह पुनः प्रक्रिया क्या रहती है, चलती रहती है, और जिससे आपको क्या होता है, शुद्ध आपको अमोनिया इससे आपको प्राप्त होता है। तो हैबर विधि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तैयार कर दीजिएगा। ये आपका लॉन्ग में या शॉर्ट में यहाँ तो 2 नंबर है, सिर्फ आप लिख करके या सिर्फ फिगर बना दे तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन जब ये 4 नंबर या 5 नंबर में आएगा तो इसे आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ फिगर भी आपको बना करके एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको काफ़ी अच्छे से सही समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड का ग है आपका उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये भी देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। तो ये आप देखिए उप सहसंयोजन संख्या आपका क्या होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ आपका क्या है, Fe है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होते हैं उनसे जुड़े जो आपके लिगैंड की अधिकतम संख्या होती है, यानी यही आपका जो Cn की आपका ये अधिकतम संख्या कितनी है आपकी, ये 6, जो यही इससे जुड़ा होता है वही आपका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। तो ये देखिए ये आपका जो 6 है, यानी कि आपका Cn कितना जुड़ा हुआ है, 6, तो यही आपका क्या हो गया, उप सहसंयोजन संख्या हो गया। और ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा आपका क्या होता है, लिगैंड होता है, वो आपका क्या हो गया, इसी को हम जो जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु या फिर क्या हो गया, आयन हो गया। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, उप सहसंयोजन संख्या, तो उप सहसंयोजन संख्या यहाँ कितनी है, 6 है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, तीसरे का घ। तो तीसरे का घ आपका है प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रोटीनों की विकृतीकरण क्या होती है, जब प्रोटीन हमारा जो होता है, प्रोटीन उष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, जब हमारा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है तो अम्ल युक्त सांद्र लवण से अभिकृत किया जाता है। उसको क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं, तो प्रोटीन का स्कंदन या क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन की विकृतीकरण कहलाती है। स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब ऊपर उसके सरफेस पे उसका जमा होना, ये आपका अवक्षेपण, यही चीज़ कहलाती है। तो विकृतीकरण कहलाती है। विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन की प्राथमिक संख्या नहीं बदलती, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। विकृति प्रोटीन अपने जैविक क्रियाशीलता क्या होती है, खो देती है। देखिए इससे यहाँ पर आपको क्या दिया है कि विकृति में रासायनिक रूप से प्रोटीन की प्राथमिक संख्या नहीं बदलती है। जो विकृति होती है उसमें प्राथमिक संख्या नहीं बदलती है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना उसकी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए यहाँ सिर्फ आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस प्रोटीनों की विकृतीकरण क्या होता है यही मैंने आपको बताया है। तो आपने आज इसका 3rd पार्ट भी देख लिया। बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में। ये आपका सेकंड पार्ट 2 में एक्सप्लेन है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आपका कंप्लीट हो गया आज 3rd भी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये है 4 पार्ट वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।